हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में, विच इज़ 11th का फर्स्ट चैप्टर। कहने को तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, यही कह के स्कूल्स में मोस्टली ऑलमोस्ट लाइक इग्नोर कर दिया जाता है इस चैप्टर को, बट इसी चैप्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये हम जानेंगे आगे की वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पढ़ते हैं हम यूनिक फीचर्स ऑफ बीइंग लिविंग। लिविंग होने के लिए क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है। सो फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकेंड इज रिप्रोडक्शन एंड थर्ड इज कॉन्शियसनेस। इट मस्ट बी एबल टू शो ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स टू इंक्रीज इन नंबर और इन मास. Second is the reproduction. It should be able to produce its progeny. Third one, consciousness, means it should be aware of the surrounding. वो किसी गर्म चीज को छुए तो उसे पता चले, चोट लगे तो उसे पता चले, या हवा कैसी चल रही है और मतलब सराउंडिंग का उसे पता चलना चाहिए. रिप्रोडक्शन को ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग लिख के या फिर इवॉल्विंग लिख के भी दे सकता है. और यहाँ से आपका सीधा सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिक फीचर ऑफ बीइंग लिविंग. तो आपको ये तीन ऑप्शंस पता होने चाहिए. इसमें से जो ऑप्शन नहीं होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा. नाउ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ किन दो तरीकों से हो सकती है वो हम देख चुके हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर. व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ वी हैव टू मेक श्योर कि वो इंट्रिंसिक ग्रोथ हो. एक्यूमुलेशन की वजह से जो मास में नंबर में तो होता नहीं है, बट मास में जो इंक्रीज होता है उसे हम ग्रोथ कंसिडर नहीं कर सकते. जैसे कि माउंटेन्स पे सॉइल वगैरह डिपोजिशन की वजह से या आइस डिपोजिशन की वजह से उसका मास बढ़ रहा है, तो उसे हम लिविंग नहीं कंसिडर कर सकते. ठीक है, तो ग्रोथ शुड बी इंट्रिंसिक, नॉट बाय एक्यूमुलेशन. प्लांट शो इनडेटर्मिनेट ग्रोथ एंड एनिमल शोज डेटर्मिनेट ग्रोथ. क्या मतलब होता है इसका कि इनडेटर्मिनेट मतलब दे विल डिवाइड और मल्टीप्लाई और शो द ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता. जैसे प्लांट जब छोटा होता है तो उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम वगैरह मतलब वुडी पार्ट नहीं होता, लेकिन जब वो धीरे धीरे ग्रो करता है तो उसके पास वुडी स्टेम बन जाएगी, वुडी हो जाती है और उसमें बाक वगैरह बन जाती है, सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है. तो प्लांट्स में थ्रू आउट देयर लाइफ कुछ ना कुछ नया बन रहा होता है, लेकिन एनिमल्स में जो बर्थ के टाइम बन गया वो बन गया, उसके बाद हमारे अंदर कोई नए ऑर्गन्स नए मॉडिफिकेशन नहीं आते. इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट शो इनडेटर्मिनेट ग्रोथ. एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 पे एक ऐसी जादुई लाइन है जिसे 4 बार जब तक आप क्वेश्चन गलत नहीं कर लेते तब तक वो आपके दिमाग में बैठने ही नहीं वाली. वो लाइन है, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल अलग अलग. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स में बिल्कुल सेपरेट प्रोसेसेस होते हैं. जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहाँ पे अगर एक सेल डिवाइड करता है तो वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस भी कह सकते हैं उसे हम, और उसका नंबर बढ़ रहा है तो हम उसे ग्रोथ भी कह सकते हैं. बट रिप्रोडक्शन और ग्रोथ हायर प्लांट्स में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ तो हो रही है, उसके सेल का नंबर बढ़ रहा है, पर वहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई नया प्लांट नहीं बन रहा, बस वो सेल के नंबर बढ़ा रहा है. इसीलिए हम कहते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है. दे कैन अकर साइमल्टेनियसली. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैन अकर साइमल्टेनियसली, बट हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती, इसीलिए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. नाउ विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन को भी हम ऑल इंक्लूसिव फीचर नहीं मान सकते. ग्रोथ का ऑल इंक्लूसिव फीचर नहीं मान सकते, मतलब इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि रिप्रोड्यूस जो कर रहा है वो लिविंग होगा ही होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एक्सेप्शन इसमें भी आ जाती हैं. जैसे कि म्यूल विच वॉज मेड बाय इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. ये आपने शायद 12th में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पर 12th में आप ये पढ़ेंगे कि फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी को क्रॉस करके बनाया जाता है म्यूल. इट इज़ स्टेराइल. और वर्कर बीज एंड sterile human couple, infertile human couple, they cannot reproduce but are living as they satisfy other conditions of being living as well. अब बात करते हैं हम कॉन्शियसनेस की. इस वीडियो का हर एक पॉइंट एनसीईआरटी पूरा पॉइंट टू पॉइंट मतलब डिट्टो एनसीईआरटी है. अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, आई कैन प्रॉमिस कि आपका लिविंग वर्ल्ड से तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा. सीधा 4 ऑप्शंस देगा, उसमें से पूछेगा विच इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड
मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ बीइंग लिविंग इज व्हाट? तो आंसर होगा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है वो तो आपको पता ही है। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, जिसे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस होता है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जो भी हमारी बॉडी के अंदर सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये एनसीईआरटी में लिखा है कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ बीइंग लिविंग विदाउट एनी एक्सेप्शन। सो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि मेटाबॉलिज्म इज द फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो एक लैब में टेस्ट की जा रही है वो लिविंग रिएक्शन है, पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। बाय द वे ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज लिविंग, नॉन लिविंग थिंग होती है, ऑर्गेनिज्म नहीं होता, सॉरी फॉर दैट। नाउ नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइब्ड एंड नोन 1.7 to 1.8 मिलियन। यहाँ से बहुत इजी और सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, पर फिर भी हम कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में हमें दे रखा है रॉबर्ट में एस्टिमेटेड 7 मिलियन। तो हम कई बार सोचते हैं कि 7 मिलियन कौन सी थी, ये वाली थी वो वाली थी, तो इसका हमें ध्यान रखना है। 1.7 to 1.8 क्या है जो डिस्क्राइब्ड एंड नोन है, और जो रॉबर्ट मे ने डिस्कवर एस्टिमेट किया है दैट इज 7 मिलियन। प्लीज डोंट कंफ्यूज। नाउ विल टॉक अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, it name with two components given by Carlos Linnaeus. First one is the generic epithet, second is the specific epithet. Generic epithet का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है और specific epithet के all alphabets, all letters small होते हैं। पहला जेनेरिक, दूसरा स्पेसिफिक। जेनेरिक का सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, दैट्स इट, बाकी सबके सारे स्मॉल। आई मीन Now some rules of binomial nomenclature. It should be Latinized irrespective of their origin. चाहे कहीं से भी किसी ने भी प्लांट या और स्पीशी वो ढूंढी हो, बट इट शुड बी Latinized irrespective of their origin. दूसरी बात आती है कि अगर हम हाथों से लिख रहे हैं तो उसको स्पेसिफिकली अंडरलाइन की जाए, और अगर प्रिंट कर रहे हैं तो उसे इटैलिक्स में लिखा जाए। आपने देखा होगा जो टिल्टेड वर्ड्स होते हैं उन्हें इटैलिक्स ही कहते हैं, ठीक है। फोर्थ रूल इज फॉर ऑथर्स नेम। ऑथर का नाम स्पीशी के बाद लिखा जाता है और वो भी एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है। कई स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये तो जेनेरिक हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट हो गया और ऑथर का नाम भी आ गया, तो उसे वो कंफ्यूज कर जाते हैं विद द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, बट ऐसा नहीं होता। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर का ही पार्ट है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब दो छोटी सी एब्रीवेशंस ही हैं, तो इसे आपको याद करना पड़ेगा, ICBN एंड ICZN। ICBN फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर एंड ICZN इज फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ओके। नाउ व्हाट इज टेक्सोनॉमी? जब हम करेक्टर्स के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं इनटू डिफरेंट कन्वीनियंट कैटेगरीज। डिफरेंट कन्वीनियंट कैटेगरीज किसे कहा गया है? टैक्सा को कहा गया है। जब हम इन डिफरेंट कन्वीनियंट कैटेगरीज में करेक्टर्स के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। नाउ सम प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। जिन प्रोसेसेस के थ्रू हम टेक्सोनॉमी का काम करते हैं उसे हम कहते हैं, यही मतलब 4 स्टेप्स हैं इसके। पहला आता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इसे आपको इसी सीरीज में याद करना पड़ता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि पहला स्टेप इसमें क्या होगा, कैरेक्टराइजेशन होगा, क्लासिफिकेशन होगा, नॉमेनक्लेचर होगा कि क्या होगा। तो आपको अगर ये सीरीज पता होगी तो आप बता सकते हैं फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा एंड फर्दर ऑन। तो इसे आप एक वर्ड से याद कर सकते हैं, किकलिन। वैसे तो ये एक डांस फॉर्म होती है पर हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो ये 4 स्टेप याद करने हैं। तो CH फॉर कैरेक्टराइजेशन, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, CL फॉर क्लासिफिकेशन एंड N फॉर नॉमेनक्लेचर। किकलिन, ठीक है, किकलिन। इसको आप 2-3 बार लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो कैरेक्टराइजेशन में हम कैरेक्टर्स देखते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर मैमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, लिंक करते हैं कि ये किससे रिलेट कर रहा है, ठीक है, ये कैरेक्टर्स किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, फिर उन ऑर्गेनिजम्स को उसी
कैटेगरी में ग्रुप कर देते हैं तो इस ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन कहते हैं। नॉमेनक्लेचर में आता है स्टैंडर्डाइज्ड नेम, जो साइंटिफिकली प्रूवन नेम है उस तरीके से हम उसे नाम देते हैं, तो इसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर। ये हो गए हमारे 4 स्टेप्स। Now we'll talk about systematics. Systematics means studying and knowing various organisms, their diversities and relation between them. मतलब किसी ऑर्गेनिज्म, किसी दो या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना और उनके बीच में क्या रिलेशन है उसका पता लगाना, ठीक है, इसे सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और ये लैटिन वर्ड से डराइव किया गया है। इस पे बेसिक क्वेश्चन यही बन जाता है कि आपको डिफाइन लिख के दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी डिफाइन है, ठीक है। तो ये डिफाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लैटिन वर्ड होता है ये भी याद रखना। कई बार इसको ग्रीक या फिर कुछ और लिख के दे देता है तो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। सिस्टमा विच मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लैटिन वर्ड कौन सा? सिस्टमा है, जिसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसी सिस्टमैटिक्स से प्रेरित होकर लिनियस ने अपनी बुक का नाम रखा सिस्टेमा नेचरे। सिस्टमैटिक्स को हम टेक्सोनॉमी, सिंपली टेक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। ये इक्वेशन करके कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, तो टेक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कह सकते हैं, या फिर टेक्सोनॉमी प्लस फाइलॉजनी भी कह सकते हैं। इस फाइलॉजनी या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि हम उसका एंसेस्टर, ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर देखते हैं कि वो सेम है या डिफरेंट है। एंसेस्ट्री आपको नहीं पता तो इसका सिंपल मतलब है लाइक उसका ओरिजिन कैसा है, उनके पूर्वज या फिर उनका कहते हैं खानदान कह सकते हो आप एक तरीके से, कि वो एक ही ओरिजिन से आए हैं या फिर अलग अलग ओरिजिन से आए हैं। ये हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में चेक करते हैं। नाउ टैक्सॉन्स आर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये टैक्सॉन्स क्लासिफिकेशन का यूनिट तो है, पर ये टैक्सॉन्स होते क्या हैं? तो ये जो आप किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज पढ़ते हो ना, ये सारे टैक्सॉन्स ही होते हैं। और इसी के बेसिस पे हम जब क्लासिफाई करते हैं तो उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। और यही बेसिक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पता होगा तो ठीक है, वरना आप गए। नाउ किसी भी कंपनी का फर्स्ट और लास्ट ओनर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसने कंपनी स्टार्ट करी और किसने बंद करवा दी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पीशी और किंगडम के बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि स्पीशीज जो होती है वो लोएस्ट कैटेगरी होती है, स्पीशीज लोएस्ट कैटेगरी होती है और किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी होती है, ठीक है। इसे याद करने का एक आसान सा तरीका है। लोएस्ट आप याद रखेंगे तो पक्का कंफ्यूज होंगे, तो स्पीशी को आप स्मॉलेस्ट से याद रख सकते हैं। स्पीशी, एस फॉर स्मॉलेस्ट कैटेगरी, और बाकी दूसरे वाला तो याद हो ही जाएगा। एक और चीज आपको याद रखनी पड़ती है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉमन फीचर्स होते हैं स्पीशीज के अंदर और लोएस्ट नंबर ऑफ कॉमन फीचर्स होते हैं किंगडम के अंदर। ये बेसिकली मोस्टली पीपल कंफ्यूज कर जाते हैं। वो आपसे पूछेगा कि विच टेक्सा हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉमन फीचर्स या कॉमन कैरेक्टर्स। तो आपको 2 इंडिविजुअल देखने हैं सेम टेक्सा के, मतलब आप स्पीशी के बीच में देखेंगे, मतलब एक स्पीशी के 2 इंडिविजुअल में कितने ज्यादा कॉमन फीचर में, बहुत ज्यादा होंगे। अगर आप किंगडम में देख रहे हैं तो 2 किंगडम में, मतलब है ना, तो 2 किंगडम में कितने फीचर्स होंगे, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे। तो ये आपको देखना पड़ता है। तो किंगडम के अंदर सबसे कम कॉमन फीचर होंगे और स्पीशी के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन फीचर होंगे। अब स्मॉलेस्ट स्पीशी होती है और किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट टेक्सा होता है। तो आप ये जान सकते हैं कि छोटे से बड़ा जो ऑर्डर होता है उसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और यही ऑर्डर स्पीशी से किंगडम तक का जो ऑर्डर होता है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन फ्रेम गलत किया गया था, उसमें असेंडिंग ऑर्डर का ऑर्डर पूछा गया था, पर किंगडम से सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे थे, सारे ऑप्शन स्टार्ट हो रहे थे, तो आंसर ऑर्डर एक ही था जो आंसर करेक्ट हो सकता था, बट क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत थी। तो एनटीए की ऐसी गलतियों के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं जीनस की। जीनस अगर कॉमन है तो डिफरेंट क्या होती है? स्पीशीज। फैमिली अगर कॉमन है तो डिफरेंट क्या होंगे? जीनस होंगे, ठीक है। तो अगर कॉमन जीनस, जैसे कि सोलेनम एक जीनस है, इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट स्पीशी कौन सी होती है? पोटैटो की, ब्रिंजल की, मेलॉन्जेना, नीग्रम, ये सारी क्या है? स्पीशीज हैं। ये अलग अलग स्पीशीज किस में आती है? कॉमन जीनस सोलेनम में। ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, ये आपको पता होने चाहिए। वो आपको नाम दे देगा कि मेलॉन्जेना, मेलॉन्जेना क्या है? जीनस है, स्पीशी है या क्या है, और उसका कॉमन स्पीशी क्या है मतलब कॉमन जीनस क्या है। या वो आपसे पूछ सकता है कि नीग्रम और मेलॉन्जेना किस टेक्सा पे सिमिलैरिटी शो करते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? जीनस सोलेनम, ठीक है।
वैसे ही हमारे पास एक और एग्जाम्पल आता है पैंथेरा का। पैंथेरा एक जीनस है जिसके अंदर पैंथेरा लियो फॉर लॉयन, पैंथेरा टिग्रस फॉर टाइगर और पैंथेरा पार्डस फॉर क्या कहते हैं उसे, या लेपर्ड के लिए। ये सारे क्या हैं, ये अलग अलग स्पीशीज हैं, लायन, टिग्रिस, टाइगर एंड लेपर्ड, ये सारे कॉमन जीनस पैंथेरा के अंदर आते हैं। अब पैंथेरा एक अलग जीनस है, फेलिस एक अलग जीनस है, ठीक है। फेलिस एक अलग जीनस है जिसके अंदर, फेलिस के अंदर क्या आते हैं, कैट्स आते हैं। एक आप ये भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि फेलिस कैट के लिए होता है या कैनिस डॉग के, मतलब फेलिस कैट के लिए होता है, कैनिस डॉग्स के लिए होता है, ये कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो उसे याद करने के लिए हम क्या करते हैं, सी फॉर कैनिस, बट सी फॉर क्या होता है, कैट होता है। तो यहाँ पे चीजें अपोजिट हो जाती है। सी फॉर कैनिस है तो कैनिस किसका है, डॉग का है, और कैट सी से है तो उसका अपोजिट फेलिस है, ठीक है। फेलिस कैट्स के लिए है, कैनिस डॉग्स के लिए। तो यहाँ पे आप ऐसे अपोजिट करके याद कर सकते हैं। तो अब ये पैंथेरा और फेलिस जो अलग अलग जीनस हैं वो कहाँ होते हैं, उस अब जीनस अलग अलग है तो कॉमन क्या होगा, कॉमन होती है फैमिली, ठीक है। ये आप साइड में ये जो अब मैंने लाइन एरो से बना रखा है इससे भी पता कर सकते। तो पैंथेरा और फेलिस अलग अलग जीनस बिलोंग करते हैं कॉमन फैमिली को जिसे हम कहते हैं फेलिडे, फेलिडे, ठीक है। इसे आप याद करने के लिए फैमिलीज में जो एनिमल का फैमिली जो होता है उसके लिए क्या आता है, IDAE, ये वर्ड आप याद कर सकते हैं। जिसमें भी IDAE लिखा है मतलब वो किसी फैमिली की बात कर रहे हैं। अगर ये प्लांट किंगडम का है तो यहाँ पे क्या कहते हैं, CEAE ये आएगा लास्ट में, तो ये फैमिली के लिए होगा प्लांट की। जैसे सोलेनेसियाए एक कॉमन फैमिली है और इसके अंदर अलग अलग जेनेरा बिलोंग करते हैं, जैसे कि सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा, ये सारे अलग अलग जेनेरास हैं जो कॉमन फैमिली सोलेनेसियाए में आते हैं, ठीक है। अब सोलेनेसियाए देखा, CEAE बोल रहे हैं ना, ये होता है प्लांट के लिए, ठीक है। अब डिफरेंट फैमिलीज होंगी तो सेम क्या होगा, ऑर्डर। डिफरेंट फैमिलीज होंगी तो सेम क्या होगा, ऑर्डर। अब डॉग बिलोंग करता है एक डिफरेंट जीनस को जिसे हम कैनिस कहते हैं, और उसी का डिफरेंट एक फैमिली होता है जिसे हम कैनिडे कहते हैं। अब ये कैनिडे और फेलिडे, फेलिडे किसके लिए था, कैट्स के लिए, और टाइगर्स, फेलिडे था कैट्स और टाइगर्स के लिए। तो फेलिडे फैमिली और कैनिडे फैमिली कंबाइन करती है सेम ऑर्डर में जिसे हम कहते हैं कार्निवोरा, कार्निवोरा, राइट। वैसे ही कन्वॉल्वुलेसियाए और सोलेनेसियाए ये प्लांट किंगडम की फैमिलीज हैं, डिफरेंट फैमिलीज हैं। कन्वॉल्वुलेसियाए एंड सोलेनेसियाए ये बिलोंग करते हैं सेम ऑर्डर को जिसका नाम है पॉलीमोनियल्स। कन्वॉल्वुलेसियाए और सोलेनेसियाए सेम ऑर्डर को बिलोंग करते हैं पॉलीमोनियल्स, ठीक है। अब डिफरेंट ऑर्डर होगा तो कॉमन क्या होगा, क्लास। डिफरेंट ऑर्डर है तो कॉमन क्या होगा, क्लास, ठीक है। जैसे कि अब प्रीमेट एक ऑर्डर है जिसके अंदर क्या आते हैं, गिबन्स, गोरिल्लास एंड मंकीज आते हैं। प्रीमेट क्या है, एक ऑर्डर है जिसके, प्रीमेट ये आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रीमेट क्या है। प्रीमेट एक ऑर्डर है जिसके अंदर गिबन, गोरिल्लास और मंकीज आते हैं। वैसे ही एक ऑर्डर है कार्निवोरा जिसको हमने अभी देखा, कैनिडे और फेलिडे आते थे, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑर्डर प्रीमेट और कार्निवोरा बिलोंग करते हैं सेम क्लास को जिसे हम कहते हैं मैमेलिया, मैमेलिया, राइट। अब मैमेलिया जैसे ही और भी हमारी क्लासेस हैं जैसे कि पाइसेस, एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमेलिया तो है ही। तो ये जो अलग अलग क्लासेस हैं ये कंबाइन किसने करती हैं, सेम फाइलम कॉर्डेटा में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि फाइलम होता है एनिमल्स के लिए और डिवीजन होता है प्लांट के लिए। हम सोचते हैं कि पीछे फाइलम, फाइलम मतलब कुछ यानी प्लांट जैसा होता होगा, पर ऐसा नहीं होता कि फाइलम वो जो होता है वो एनिमल्स के लिए होता है और डिवीजन जो होता है वो प्लांट्स के लिए होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब वैसे ही जो अलग अलग फाइलम के अलग अलग एनिमल्स हैं वो कंबाइन करके आ जाते हैं एनिमल किंगडम में, एनिमल्स, ठीक है। अलग अलग फाइलम के जो अलग अलग एनिमल्स हैं वो सारे कंबाइन कर जाते हैं एनिमल किंगडम में, और वैसे ही प्लांट सारे कंबाइन करते हैं किसमें, प्लांट किंगडम में, ठीक है। अगर ये टॉपिक आपको समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आप ये टॉपिक दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। Now family, genus, species all are categorized on the basis of the number of similarities. कितनी similarities हैं इसकी बेसिस पे family, genus और species को categorize किया जाता है। But order and the higher taxonomic category, order और उसके ऊपर वाली जो categories हैं उनको classify करने के लिए हम क्या करते हैं, aggregate of prominent common character, कितना मतलब कॉमन कैरेक्टर कितना ज्यादा है, कितने ज्यादा कॉमन है, कितने डिसिमिलर है, उसके बेसिस पे, उसके एग्रीगेट के बेसिस पे हम
क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि फ्लोरल कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर और एंड ईयर्स, इन सब के बेसिस पे ऑर्डर और हायर कैटेगरीज को क्लासीफाई किया जाता है। इसे पढ़ के आपको लग रहा होगा कि ये एनसीईआरटी में तो कहीं लिखा नहीं है, बट ये सारी एनसीईआरटी के लाइंस हैं। सिंगल रीडिंग में आप इसे कैप्चर नहीं कर सकते। आई कैन अश्योर यू दैट नाउ यू कैन। आपसे सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन कौन से टेक्सास हम सिमिलैरिटीज के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, तो आपको ये 3-4 ऑप्शन दे देगा। उसमें से किसको नहीं कर सकते, तो वो जो नहीं कर सकते वाला ऑप्शन होगा, जो मतलब फैमिली जीनस स्पीशीज में से जो ऑप्शन नहीं होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा कि उसके बेसिस पे, उसको हम सिमिलैरिटीज के बेसिस पे क्लासीफाई नहीं कर सकते। वैसे ही आपको हायर टेक्सा के लिए दे देगा कि हम एग्रीगेट ऑफ प्रोमिनेंट कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पे किस किस को क्लासीफाई कर सकते हैं और किस पे नहीं, तो उसमें कुछ फैमिली जीनस स्पीशीज जैसा दे देगा और वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सोलेनेसिया और कन्वॉल्वुलेसिया, सियाए देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये फैमिलीज की बात कर रहा है। फैमिलीज अलग अलग हैं, ये बिलोंग करते हैं किसी सेम ऑर्डर, किसको, पॉलीमोनियल्स को। तो ये हमने ऑर्डर का क्लासिफिकेशन कैसे किया, फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे किया। ठीक है, तो ये क्या है, एग्रीगेट ऑफ कॉमन कैरेक्टर। ठीक है, तो ऐसे आपका टॉपिक ये खत्म होता है। उसके साथ आप टेक्सोनॉमिकल एड्स रह जाएंगे इसके बाद, और इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। And this is how we are done with the topic. For any queries, please do mention in the comment section, and also mention the topic on which you want the next video to be. If you like the video, hit the like button, subscribe to my channel, press the bell icon. Coming up with the next video soon. Stay tuned.